हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। तो लाइव क्लास शुरू हो गई है। जल्दी से जल्दी अपनी जो लाइव क्लास है वो ज्वाइन करो ताकि हम अपना नेक्स्ट टॉपिक यूनिट का शुरू करते हैं। यूनिट 5 का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि बाकी जो बच्चे हैं वो भी ज्वाइन कर लें और उसके बाद जो क्लास है वो शुरू करते हैं। बेटे जल्दी से जो है क्लास ज्वाइन करो। अब आपको जो ये स्क्रीन पे शो हो रहा है ना, ये आपका फिलर फॉर्म का टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम चैनल है। तो इनसे जुड़ जाइए ताकि आपको लाइव अपडेट्स मिलती रहें। और ये फिलर फॉर्म ऐप है। इस फिलर फॉर्म ऐप पर अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की आपको कोचिंग लेनी हो, कॉमर्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, साइकोलॉजी हो, एजुकेशन हो, ज्योग्राफी हो, तो उसके लिए अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा 10% जो कूपन कोड है वो यूज कर सकते हो ताकि आपको क्या मिले, डिस्काउंट मिले। ठीक है, तो ये कूपन कोड किरण 10 यूज करना मत भूलना जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिले। अब बेटे हमारा सेटलमेंट की आज जो है नेक्स्ट थ्योरी शुरू हो गई है। ये आपके ग्रिफिथ टेलर ने टाउन के ओरिजिन से रिलेटेड थ्योरी है। ये याद रखना, आपके टाउन के ओरिजिन से रिलेटेड इससे पहले हमने थ्योरी और की है। उसमें एक थी आपकी गोल्डन चिल्डे की और आपका थी है हेनरी पायरने की और आपकी लिवाइस ममफोर्ड की थी। ये हमने पढ़ी है। लिवाइस ममफोर्ड के आपके कल्चरल और सोशल चेंजेस के बारे में बताया था। हाँ जी, गुड इवनिंग सविता। तो अब हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है ग्रिफिथ टेलर की। ग्रिफिथ टेलर ने टाउन के ओरिजिन से रिलेटेड अपना जो स्टडी है वो 1953 में इलेबोरेट किया और उन्होंने 7 स्टेज बताई एक सिटी की ग्रोथ की। कि एक जो सिटी है, एक सिटी की 7 स्टेज होती है ग्रोथ करने की। जैसे हमने पढ़ा था ना, आपका जो लिवाइस ममफोर्ड है, लिवाइस ममफोर्ड ने अपनी स्टेजेस बताई थी, याद है ना वो, आपकी 6 कल्चरल स्टेजेस और 4 सोशल चेंज बताए थे उन्होंने। तो अब ऐसे ही आपके ग्रिफिथ टेलर ने पहली बताई है सब इन्फेंटाइल स्टेज। इस ये स्टेज कौन सी स्टेज होती है? इनिशियल स्टेज है अर्बन ग्रोथ की, यानी कि ये कोई सेंटर है यहाँ पे थोड़ी बहुत, यानी कि सबसे पहली जो शुरुआती स्टेज होती है वो है जहाँ पे आपकी कुछ शॉप्स होती हैं, ठीक है, और एक दो रोड होता है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं होता, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं। फिर आपका आता है इनफेंटाइल स्टेज। इनफेंटाइल स्टेज में क्या होता है, आपके रोड के देखो ऐसे ग्रिड बनने लगते हैं, ग्रिड इज फॉर्म्ड। और आपका एवरी स्टेट ऑफ इंडिया हैज सच एमर्जिंग टाउन। इंडिया का जो, इसको इंग्लिश में जो आपका सब इन्फेंटाइल है उसको बोलते हैं उप शिशु अवस्था। फिर आपकी शिशु अवस्था, उप शिशु अवस्था ये क्या है? यह शहरी विकास का प्रारंभिक चरण है जिसमें आमतौर पर कुछ दुकानें, सड़क और आपकी भवनों के बीच में कुछ सड़क मिलती हैं।
उसके जैसे आप देखते हो ना, शुरू शुरू में आपका कोई एरिया शुरू होता है तो एक दो दुकानें, कहीं कहीं घर आपको देखने को मिलते हैं, तो वो है आपकी इन्फेंटाइल। सब इन्फेंटाइल अब है आपकी शिशु अवस्था यानी कि इन्फेंटाइल। इसके अंतर्गत आपके अब जो रोड है ना, उसका ऐसे ग्रिड बनने लगता है, जाल बनने लग जाता है, रोड बिछने लग जाते हैं। प्रोविडेंस और सिम्पसन इस चरण के जो है उदाहरण है, और भारत का हर राज्य जो है ना इस अवस्था से गुजरा है। थर्ड है आपका किशोर अवस्था यानी कि आपका जुवेनाइल स्टेज। अब जुवेनाइल स्टेज में क्या होता है, आपका शहर के मध्य भाग में, जो आपका ये शहर है, शहर के मध्य भाग में आपका जो व्यावसायिक एरिया यानी कि मार्केट वगैरह इन सब का ओरिजिन होने लगता है। कई सड़कों पर केवल दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान ही होते हैं। ठीक है, क्या होता है, बहुत सारी रोड के बहुत सारी जो रोड है, उन रोड पर आपके पास शॉप होती हैं, कुछ कमर्शियल ऑफिस हो गए। ठीक है, उसके बाद अब आपकी फोर्थ स्टेज है एडोलोसेंट स्टेज। इस स्टेज के अंदर जो टाउन है ना वो फैलना शुरू कर देता है, ये कीवर्ड है, टाउन स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग टुवर्ड्स इस एक्सटर्नल पार्ट, यानी कि ये अपने बाहरी इलाके की तरफ फैलना लग जाता है। इस अवस्था के अंतर्गत जो शहर है, शहर का अपने बाहरी भागों की ओर विस्तार होने लगता है। बाजार और जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वे अलग अलग उभरते हैं। जैसे आपका नगर पालिका जैसी संस्थाएं स्थानीय प्रशासन के प्रबंध के लिए कार्य करने लगती है, और भारत में जो बड़े बड़े शहर है वो इस श्रेणी में आते हैं। फिर है आपका जो एडोलोसेंट के बाद है मैच्योर स्टेज। याद रखना, टोटल आपकी ग्रिफिथ टेलर ने 7 स्टेज बताई हैं। मैच्योर स्टेज में क्या है, आपका जो इंडस्ट्रियल और जो रेजिडेंशियल एरिया है ना वो सेपरेट हो जाता है एक दूसरे से। जो रेजिडेंशियल एरिया है उसको कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे सुपर अरिस्टोक्रेटिक, अरिस्टोक्रेटिक, जनरल एंड स्लम। यानी कि इसमें क्या है, सुपर अरिस्टोक्रेटिक का मतलब होता है बेटे जिनको समाज में सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, या जो सबसे ज्यादा लग्जूरियस जो लाइफ जीते हैं, तो सबसे पहले वे, फिर अरिस्टोक्रेटिक यानी कि इनसे छोटे आपके जनरल यानी कि मिडल जो क्लास के लोग होते हैं, और आपके आ जाते हैं स्लम, जैसे बस्ती वगैरह में जो रहते हैं वो आ जाते, फिर ये है आपकी मैच्योर स्टेज। अब मैच्योर स्टेज के बाद है आपका लेट मैच्योर स्टेज, और फिर आपका सेनाइल स्टेज। आपका जो लेट मैच्योर स्टेज है, इस अवस्था में क्या होता है कि जो शहर है ना अपने चरम यानी कि सबसे हाई पीक पर, हाईएस्ट पीक पर पहुंच जाता है डेवलपमेंट के। नई तकनीक अपनाने और शहर का नियोजन के कारण इसकी जो भव्यता यानी कि जो चकाचौंध है ना वो बढ़ जाती है। जैसे आपका मुंबई हो गया, और आपकी जो ऐसे थोड़ी बहुत घुमावदार जो सड़कें होती है ना, उसकी जगह चौड़ी चौड़ी सड़कें लाइनों वाली ने ले लिया है। आपका औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्री, आपका कमर्शियल, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव और जो आवासीय क्षेत्र है वो एक दूसरे से क्या है, पूरी तरह से अलग है। जैसे यहाँ पे आपका कमर्शियल एरिया है, यहाँ पे आपका प्रशासनिक है, यहाँ पे आपका आवासीय है, और यहाँ पे आपका कौन सा है, इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री का एरिया। तो ये क्या है, ये सारा एरिया अलग अलग है। पहले क्या ये मिक्स थे, लेकिन अब अलग अलग हो गए। और ये विश्व के जो महत्वपूर्ण बड़े बड़े शहर है ना, जैसे आपका टोक्यो है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, मॉस्को, संघाई, मुंबई, कोलकाता, ये इस चरण में आते हैं। सबसे पहली स्टेज कौन सी थी, सब इन्फेंटाइल। सब इन्फेंटाइल स्टेज के बाद है आपकी इन्फेंटाइल स्टेज। इन्फेंटाइल स्टेज के बाद है आपकी जुवेनाइल स्टेज। जुवेनाइल स्टेज के बाद है आपकी मैच्योर स्टेज। मैच्योर स्टेज के बाद है आपकी लेट मैच्योर स्टेज। लेट मैच्योर, इसके एक मिनट रुको। जुवेनाइल के बाद आपकी एडोलोसेंट। एडोलोसेंट के बाद मैच्योर। मैच्योर के बाद लेट मैच्योर, और लास्ट में अब है आपकी सिनाइल स्टेज। अब ये सिनाइल स्टेज में पता है क्या होता है, जो आपका ये सिटी है ना, अब ये डिक्लाइन, इसका जो डिक्लाइन है ना वो शुरू हो जाता है। यानी कि अब देखो ये कहते हैं ना, कोई चीज बहुत ऊपर उठती है तो वो नीचे भी गिरती है। तो अब कोई भी जो शहर इतना ज्यादा डेवलप हो जाएगा, इतना ज्यादा उसमें ग्रोथ हो जाएगी, तो वो अब गिरने लगेगा। लास्ट स्टेज जो है उसकी ग्रोथ में क्या होगा, डिक्लाइन होगा। जो आपका जो सिटी की ग्रोथ है वो रुक जाएगी, और जो पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन, वो सिटी से बाहर की तरफ जाने लग जाएगी।
जैसे आपका यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, अब ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की सिटी नहीं है, लेकिन जो एशिया की एंशियंट सिटी थी ना, जैसे आपका समरकंद था, बाल्क बुखोरा था, कन्नौज था, उसमें इस तरह की जो है सिटी थी कि सिटी का जो है ना पतन होने लग जाता था। ठीक है, आपकी लास्ट में है वृद्ध अवस्था। यह नगर विकास की अंतिम अवस्था है जिसमें उसका पतन प्रारंभ हो जाता है और शहर का विकास अवरुद्ध हो जाता है। और जो शहरी आबादी है वो शहर से बाहर जाने लगती है। जैसे आपका यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार के शहर नहीं है, लेकिन एशिया में समरकंद, बालक बुखारा, कन्नौज आदि प्राचीन नगरों को इस श्रेणी में जो है रखा जाता है। तो ये आपकी किसकी थ्योरी थी? ग्रिफिथ टेलर की। एक बार ग्रिफिथ टेलर की जो थ्योरी है उसकी स्टेज लिखो, आप भी कमेंट में लिखो, मैं भी यहाँ पे लिखती हूँ। सबसे पहली है आपकी सब इन्फेंटाइल स्टेज, सेकंड है इन्फेंटाइल स्टेज, थर्ड है आपकी जुवेनलाइन स्टेज, फोर्थ है आपकी एडोलोसेंट स्टेज, फिफ्थ है आपकी, फिफ्थ कौन सी है? मैच्योर स्टेज, सिक्स्थ है आपकी लेट मैच्योर स्टेज, सेवेंथ है आपकी सिनाइल स्टेज। अब बताओ, ये छोटी सी थ्योरी थी, आप लोगों को समझ में आ गई? ये छोटी सी थ्योरी है। अब ये तो सारी जो हमने 4-5 थ्योरी पढ़ी ना, ये किससे रिलेटेड थी? टाउन के ओरिजिन से रिलेटेड है। अब अर्बन मोर्फोलॉजी यानी कि आपका जो शहर है ना, शहर, शहर की आकारिकी, गुड इवनिंग अजय, शहर की आकारिकी को समझते हैं। मोर्फो का मतलब मैंने क्या बताया था? मोर्फो का मतलब है शेप, आकार, और लॉजी का मतलब है स्टडी। यानी कि जब हम शहरी एरिया के शेप और साइज की स्टडी करते हैं तो उसको बोला जाता है अर्बन मोर्फोलॉजी। ये देखो, ये कहते हैं जो इंग्लिश टर्म है मोर्फोलॉजी वो दो ग्रीक वर्ड से बना है। मोर्फ, मोर्फ का मतलब है फॉर्म या और फॉर्म या आपका शेप, और लोगोस का मतलब है आपका स्टडी। ठीक है, तो अर्बन मोर्फोलॉजी का मतलब है डील विद फिजिकल लेआउट एंड इंटरनल फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो अर्बन मोर्फोलॉजी में हम जो सिटी है, सिटी का जो फिजिकल लेआउट है, उसका जो स्ट्रक्चर है और उसका जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखो, फिजिकल लेआउट का मतलब क्या है? अर्बन स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, और आपका कौन से फैक्टर है जो अर्बन मोर्फोलॉजी को इफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग अर्बन मोर्फोलॉजी में बी ग्रुप्ड अंडर टू, फिजिकल फैक्टर या कल्चरल फैक्टर। ये दो ही फैक्टर हैं जो आपकी अर्बन मोर्फोलॉजी को अफेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपके जो शहर है, शहर के स्ट्रक्चर को अफेक्ट सिर्फ ये दो फैक्टर कर सकते हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि देखो वो एरिया ऐसी शेप में हो तो इसकी वजह से फिर वो जो शहर है वो इसी ट्रायंगल शेप में बसेगा, या फिर उसका जो फिजिकल है, फिजिकल यानी कि वो जो लैंड पार्ट है वो ऐसे रेक्टेंगुलर में हो या सर्कुलर में हो, तो इस अकॉर्डिंग ही फिर आपकी जो है सिटी बसती है। और कल्चरल फैक्टर यानी कि आपके सांस्कृतिक फैक्टर भी इफेक्ट करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि अर्बन मोर्फोलॉजी के टाइप, तो सबसे पहले है आपका इरेगुलर मोर्फोलॉजी। तो इरेगुलर मोर्फोलॉजी में हम उनको इंक्लूड करते हैं जिन जो टाउन्स अनप्लैन्ड होते हैं। ठीक है, हिंदी में देख लो, अनियमित आकृति विज्ञान। इसमें मुख्य रूप से अनियोजित शहरों की आकृति विज्ञान शामिल है। उनका जो विकास होता है वो अनियमित होता है, यानी कि इरेगुलर होता है।
उनका जो लेआउट है वो डाइवर्स होता है, मलिन बस्तियां और जो आपकी पुराने टूटे फूटे मकान होते हैं ना, वो इस तरीके की आपकी जो आकृति है शहरों की, यानी कि इरेगुलर शेप या अनियमित आकृति विज्ञान में आते हैं। उसके बाद दूसरे ये किसके टाइप पे बेटे, आपकी अर्बन मोर्फोलॉजी के टाइप है। इरेगुलर मोर्फोलॉजी का आपने पढ़ लिया। अब है आपकी प्लैंड मोर्फोलॉजी। तो प्लैंड मोर्फोलॉजी कौन सी होगी, जहां पे जो सिटी है वो क्या एक प्लान के अकॉर्डिंग, एक डेफिनेट हम उसका प्लान, एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि कैसे कहाँ से क्या करना है, और हम उसको प्लान करके बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे है ना जो होमोजिनिटी मिलती है अर्बन लैंड यूज में, कि कैसे जो शहरी लैंड है उसका यूज करना। जैसे आपका चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ किसने बसाया है, किसी को पता है? ली कॉर्बसियर ने, ली कॉर्बसियर ने, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, पीवाईक्यू लिख लो कि चंडीगढ़ जो आपको बसाया है वो ली कॉर्बसियर ने। ऐसे आपका दिल्ली किसने, लुटियंस ने। आपका गांधीनगर है, भुवनेश्वर है, वॉशिंगटन डीसी है, कैनबरा है। ये एग्जाम्पल है आपके प्लैंड मोर्फोलॉजी के, यानी कि आपकी नियोजित, यानी कि जिसको हमने एक निश्चित योजना के अनुसार तय किया, एक निश्चित योजना के अनुसार हमने बनाया है। यहाँ जो शहरी भूमि उपयोग है उसमें एक ही प्रकार की एक रूपता पाई जाती है। जैसे आपका चंडीगढ़ है, अगर हम चंडीगढ़ शहर को देखें ना तो उसको बहुत अच्छे से बनाया गया, उसका वेल प्लान्ड जो है स्ट्रक्चर, एक आर्किटेक्चर जो है आपके ली कॉर्बसियर उन्होंने तैयार किया है। न्यू दिल्ली है, आपका गांधीनगर है, कैनबरा है, ये इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो हम अब आपकी ना जो अर्बन मोर्फोलॉजी है उसकी 3 स्टेज होती है, ये याद रखना, 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अर्बन मोर्फोलॉजी। सबसे पहले आपका हिस्टोजेनेसिस, पेट्रोजेनेसिस, मोर्फोजेनेसिस। लिख लो, बेशक से लिख के भी देख लिया करो। आपका हिस्टोजेनेसिस, पेट्रोजेनेसिस, मोर्फोजेनेसिस, यानी कि जो आपका शहर की आकार है ना उसके 3 स्टेज होती हैं। सबसे पहले हिस्टोजेनेसिस, फिर आपका पेट्रोजेनेसिस, फिर है आपका मोर्फोजेनेसिस। और हिंदी में भी इसके यही नाम है, हिस्टोजेनेसिस, पेट्रोजेनेसिस और आपका लास्ट में मोर्फोजेनेसिस, यानी कि आकृति जनन। अब आपका हिस्टोजेनेसिस कौन सा होता है, ये आपके किसी भी शहर के आकार के बसने की सबसे पहली इनिशियल स्टेज होती है डेवलपमेंट की, अर्बन मोर्फोलॉजी की, जिसमें क्या होता है, जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है ओरिजिन और डेवलपमेंट का वो शुरू होता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है, लिख लो, इसका कीवर्ड है इनिशियल स्टेज और दूसरा कीवर्ड है, वैसे मेन कीवर्ड ये यही है बेटे, इनिशियल स्टेज है ये बस। और इसमें जो केंद्र है, केंद्र की उत्पत्ति और विकास की प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी कि शुरू होती है। फिर है आपका पेट्रोजेनेसिस। इस चरण के अंतर्गत जो शहर की आकृति है ना वो कैसी होती है, देखो, अंडर दिस स्टेज द स्केलेटन ऑफ द अर्बन मोर्फोलॉजी एमर्जेस। स्केलेटन यानी कि जो पेट्रोजेनिस जो स्टेज है ना उसमें जो आपके शहर है ना, शहर का जो स्ट्रक्चर है ना वो बन जाता है। स्केलेटन का मतलब होता है स्ट्रक्चर। इट लीड टू द डेवलपमेंट, यहाँ पे आपकी जो सड़कें हैं, रोड हैं शहर की, वो बस जाती हैं, और आपके जो अर्बन फंक्शंस हैं डिफरेंट प्लेस पे वो क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। शहर की गलियों और सड़कों का विकास होता है और विभिन्न स्थानों पर शहरी कार्यों के विस्तार के साथ कई केंद्रों का निर्माण हो जाता है। उसके बाद है आपका मोर्फोजेनेसिस। इस मोर्फोजेनेसिस स्टेज में आपका कोई सिटी का जो शेप है, अर्बन मोर्फोलॉजी पूरी तरीके से क्या हो जाती है, बन जाती है कंप्लीटली। इस चरण के अंतर्गत शहरी आकृति विज्ञान अपना पूर्ण रूप धारण कर लेते हैं, यानी कि आपका अर्बन मोर्फोलॉजी पूरी तरीके से बस जाता है। ठीक है, तो ये आपकी 3 स्टेज है आपके अर्बन मोर्फोलॉजी की, हिस्टोजेनेसिस, पेट्रोजेनेसिस, मोर्फोजेनेसिस। कौन कौन सी, हिस्टोजेनेसिस, पेट्रोजेनेसिस, मोर्फोजेनेसिस। अब आपका एक वर्ड है, व्हाट इज सीबीडी। सीबीडी का परिसीमन,
किसी को सीबीडी की फुल फॉर्म पता है? सीबीडी कॉमन, क्या है सीबीडी का फुल फॉर्म? सीबीडी का मतलब होता है बेटे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। ये पता है एक ऐसा एरिया होता है सीबीडी जहाँ पे सारी फैसिलिटी होती हैं, ये फुल्ली डेवलप्ड होता है। इसमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मार्केट फैसिलिटी, ट्रेड फैसिलिटी, जैसे आपका मुंबई हो गया, मुंबई एक सीबीडी है जहाँ पे आसपास के लोग उस शहर में जाते हैं काम के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए। तो सीबीडी एक वेल डेवलप्ड एरिया, एक वेल डेवलप्ड सेंटर होता है किसी भी सिटी का, जहां पे सारी आपके पास सर्विसेज होती हैं। तो ये कहते हैं कि ये सीबीडी का डेलिमिनेशन किसने किया? ठीक है, देखिए ये कहते हैं कि अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें सीबीडी की, तो ऐसा लगता हो कि बहुत इजी है सीबीडी की बाउंड्री को डिमार्केट करना, लेकिन रियलिटी में ये इजी नहीं है। अगर देखा जाए कि सीबीडी का डेलिमिनेशन किसने किया, तो आपके जो अमेरिकन स्कॉलर है आर ई मर्फी और जे ई वंस को सबसे अग्रणी माना जाता है। पायोनियर का मतलब होता है बेटे अग्रणी, यानी कि जिसने सबसे पहले सीबीडी का डेलिमिनेशन किया है। उन्होंने क्या किया है, सेंट्रल बिजनेस इंडेक्स मेथड यूज किया है सीबीडी के डेलिमिनेशन के लिए, और जो किस पे बेस्ड था, सेंट्रल बिजनेस हाइट इंडेक्स और सेंट्रल बिजनेस इंटेंसिटी इंडेक्स। जो उनका सेंट्रल बिजनेस इंडेक्स था ना आपका मर्फी का और वांस का, वो सेंट्रल बिजनेस इंडेक्स मेथड पर बेस्ड था। और वो जो सेंट्रल बिजनेस इंडेक्स मेथड है वो दो जो है पर्पस पर बेस्ड था, एक सेंट्रल बिजनेस हाइट इंडेक्स और दूसरा है सेंट्रल बिजनेस इंटेंसिटी इंडेक्स। ठीक है, अब आगे आपकी जो थ्योरी है वो है कंसेंट्रिक जोन थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। अगर पीवाईक्यू सोल्व किए हैं तो आपने देखा होगा, इसे क्वेश्चन देखे होंगे। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये कंसेंट्रिक जोन थ्योरी किसने दी है। कंसेंट्रिक जोन थ्योरी आपका कि जो शहर है, शहर का जो लैंड है उसका किस तरीके से यूज हो रहा है, अर्बन लैंड यूज पर दिया था आपके अमेरिकन अर्बन सोशियोलॉजिस्ट ने 1923 में अपने जो आर्टिकल है उसमें डिटेल में दिया, किस में, द ग्रोथ ऑफ द सिटी 1925 में, द ग्रोथ ऑफ द सिटी। और दूसरी थी इनकी अर्बन एरिया 1929 में, ये इनकी बुक है द ग्रोथ ऑफ द सिटी 1925, अर्बन एरिया 1929। और इस ये थ्योरी किस पर बेस्ड है, याद रखना अमेरिका की सिटी शिकागो पर बेस्ड है। और ये कंसेंट्रिक जोन थ्योरी किसकी है, आपके बर्गिस, अमेरिकन अर्बन सोशियोलॉजिस्ट थे बर्गिस, उनकी ये थ्योरी है, जिन्होंने 1923 में अपने आर्टिकल ग्रोथ ऑफ सिटी 1925 और अर्बन एरिया 1929 में अपनी ये थ्योरी दी है अमेरिका की जो सिटी है शिकागो के बेस पे। और इसमें ये कहते हैं, हिंदी में भी देख लो, कि ये सिद्धांत है ना ये बताता है कि एक जो शहर का विकास है ना वो सेंटर से बाहर की तरफ होता है, यानी कि सेंटर पे विकास सबसे ज्यादा, सेंटर से बाहर की तरफ जो है विकास फैलता है। और जो आपके बर्गीज है ना, बर्गीज ने आपकी 5 जो कंसेंट्रिक क्षेत्र हैं, ये सीबीडी एरिया, सीबीडी एरिया के 1 2 3 4 5 जोन बताए हैं, और आपको इन 5 जोन के नेम याद होना चाहिए। सबसे बीच वाला जो भाग है उसको क्या बोला बर्गिस ने, सीबीडी। सीबीडी के बाद इन्होंने जो जोन 2 है,
जोन 2 है आपका जोन ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है, ये फैक्ट्रीज नहीं है, जोन ऑफ ट्रांजिशन। ये जोन ऑफ ट्रांजिशन के बाद फिर आपका लो क्लास रेजिडेंशियल, फिर मीडियम क्लास के लोग रहते हैं, और फिर सबसे बाहर हाई क्लास के लोग रहते हैं। सबसे पहले सीबीडी, सीबीडी के बाद आपका जोन ऑफ ट्रांजिशन, यहाँ पे जो आपके इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर है ना वो रहते हैं। फिर आपके लो क्लास रेजिडेंशियल, फिर आपके मीडियम क्लास वाले लोग रहते हैं, और फिर आपके हाई क्लास वाले लोग रहते हैं। ये 5 के आपको नाम याद रखने हैं कि सीबीडी, पहले पे सीबीडी, ये आपको मैच करना है। सीबीडी के बाद आपका ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन के बाद लो क्लास रेजिडेंशियल, फिर है फोर्थ पे है मीडियम क्लास रेजिडेंशियल, और आपका फिफ्थ पे है हाई क्लास रेजिडेंशियल। और 5 ही इन्होंने अपने 5 कंसेंट्रिक यानी कि 5 सर्कल दिए हैं सीबीडी के चारों ओर। यहाँ तक ये समझ में आया आपको? अब सबसे पहला जो जोन 1 है उसको बोला जाता है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो सबसे पहला इसको क्या बोला गया है, सीबीडी। ये जो सेंट्रल जोन है इसमें आपकी कमर्शियल, सोशल और सारी जो लाइफ है, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ये कमर्शियल कोर है, कमर्शियल यानी कि यहाँ पे व्यवसाय होता है, ट्रेड होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, यहाँ पे शॉप्स हैं, बिल्डिंग्स हैं। देखो यहाँ पे आपकी क्या है, शॉप्स हैं, कमर्शियल आपके सेटअप्स है यानी कि बिजनेस है, यहाँ पे ऑफिसों की बिल्डिंग है, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है, बैंक है, थिएटर है, क्लब है, होटल है, ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर है, ये सारा इसमें कंसंट्रेटेड है, जिसको बोला जाता है आपका सीबीडी। अब सीबीडी के बाद, ये सीबीडी हो गया, सीबीडी के बाद ये जो दूसरा लेयर है इसको बोला जाता है जोन 2। जोन 2 का नाम याद रखना, जोन ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है। यानी कि जो आपका सीबीडी है, सीबीडी के चारों ओर एक बेल्ट है, रेजिडेंशियल डेटेरियोरेशन, जहां पर वेयर बिजनेस एंड लाइट मैन्युफैक्चरिंग, याद रखना, जहां पे बिजनेस एंड लाइट मैन्युफैक्चरिंग वाले जो लोग हैं रहते हैं। और ये वो स्थान है जहां पर नए अप्रवासी, निम्न आय समूह और अस्थायी निवासी यहाँ पर निवास करते हैं। जैसे कई बार होता नहीं कि आप कहीं से सीबीडी में काम करने वाले लोग यहीं आसपास रहने लग जाते हैं, बिल्कुल लो लेवल, बिल्कुल जिनकी जो इनकम है वो बहुत लो होती है। कोई बात नहीं रुचि, अगर आपका आज का डेटा खत्म हो गया ना तो जो रिकॉर्डेड क्लास है ना बेटा वो देख लेना। डेटा को ना थोड़ा सा 1.5 जीबी तो बहुत होता है, 1.5 जीबी वाला पैक डलवा लो, ठीक है। ये है जोन 2। अब जोन 3 क्या है, जोन ऑफ इंडिपेंडेंट वर्किंग मैन होम, यानी कि स्वतंत्र कामकाजी पुरुषों के घरों का क्षेत्र। इस क्षेत्र में जो आपके औद्योगिक श्रमिक है, जैसे आपके जो उद्योग में लेबर जो लेबर काम करते हैं वो रहते हैं। देखो वे क्या है, ये आपका इंडस्ट्री वाला एरिया सेकंड बेल्ट में, तो यहाँ पे ये लेबर वगैरह रहती है ताकि ये इजीली इस ट्रांजिशन जोन में पहुंच जाए। इसमें जो आपकी सेकंड बेल्ट है ना, सेकंड बेल्ट में आपकी इंडस्ट्री वगैरह है, तो यहाँ पे आपका जो फिर थर्ड बेल्ट है वो कैसी है, जो लो लेवल इनकम वाले पीपल है ना, इसको लो लेवल इनकम रेजिडेंशियल बेल्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके वे वर्कर रहते हैं जो इन इंडस्ट्री में काम करते हैं, और वे यहाँ पे इसलिए रहते हैं क्योंकि उनका क्या है, वो आराम से आसानी से यहाँ पे पहुंच जाते हैं, अपने कार्यस्थल की और आसानी पहुंच जाते हैं, इसलिए यहाँ रहना पसंद करते हैं। और ये मूलतः छोटे घरों वाला परिवार होता है, ठीक है। उसके बाद है आपके फोर्थ जोन ऑफ बेटर रेजिडेंस, यानी कि इसमें आपके आते हैं मीडियम क्लास पीपल यहाँ पे रहते हैं। ये कहते हैं यह एकल परिवार आवासों की एक बेल्ट है जिस पर मध्यम वर्ग के, इसका कीवर्ड है मध्यम वर्ग,
अच्छा, तो उसमें तो बेटे आपका नेट तो जाएगा ही जाएगा। आपको फिर अगर घर में कोई और है तो उसका हॉटस्पॉट ले लो। और यहाँ पे क्या है, आपके अलग अलग तरीके के घर हैं, अपार्टमेंट्स हैं, आपके अच्छे अच्छे घर हैं। इसमें आपके ना छोटे जो मालिक हैं, पेशेवर और कार्यालय और दुकानों में काम करने वाले लोग शामिल हैं। ठीक है। उसके बाद आपकी जो फिफ्थ स्टेज है उसको बोलते हैं कम्यूटर जोन, और इसको हम बेडरूम टाउन भी बोलते हैं। ठीक है। तो देखो, यह शहर का सबसे बाहरी क्षेत्र है जिसे शहरी सीमा कहा जाता है, और यह शहर के निरंतर निर्मित क्षेत्र से हरित पट्टी, खुली जगह आदि द्वारा अलग हो सकता है। यहाँ उन यात्रियों, वे यात्रियों के लिए आवास या छात्रावास बस्तियां हो सकती है जो हर दिन शहर में काम करने के लिए यात्रा करते हैं, इसलिए इसे बेडरूम टाउन कहते हैं। कि वो दिन में शहर में चले जाते हैं, फिर शाम को यहाँ वापस आ जाते हैं आराम करने के लिए, इसलिए इसको बेडरूम टाउन बोला जाता है। और इसका जो सबसे बड़ा, यानी कि ये जो आपका सबसे बाहरी शहर है, इसका सबसे ज्यादा विस्तार क्यों हुआ, क्योंकि आपकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी हो गई है उसकी वजह से। तो जो आपकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी हो गई तो उसकी वजह से ये जो स्पोर्ट है रहने के लिए अच्छा हो पाया है। अब क्वेश्चन आपको यहाँ से कैसे करने हैं, आपको क्वेश्चन करने हैं कि आपको सीबीडी से बाहर की ये पांचों लेयर, या बाहर से सीबी तक डी तक की सारी लेयर याद होनी चाहिए। या तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि सीबीडी के बाद की चारों लेयर को, या आपको ऐसे दे देगा कि सारों के नाम लिख दिए जाएंगे पांच के पांच के, और आपको बोला जाएगा कि इन्हें है ना ऑर्डर में लगाओ। तो ऑर्डर में कैसे लगाओगे, सबसे पहले आपकी सीबीडी, सीबीडी के बाद आपकी है ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन के बाद आपका लो क्लास पीपल, फिर है आपका मीडियम क्लास, और फिफ्थ है आपका आपका कम्यूटर जोन या आपका हाई क्लास पीपल। तो ये बेटे ऐसे करना। अगर क्वेश्चन में ये पूछा हो कि भाई बाहर से अंदर की तरफ लगाओ इनको ऑर्डर में, तो क्वेश्चन पढ़ना, या ये पूछे कि अंदर से बाहर लगाओ, तो फिर अंदर से बाहर करोगे। और अगर आपसे सिंपल ये बोला है कि नहीं एक हिरारकी में लगाओ, तो हिरारकी में कैसे लगाओगे, 1 2 3 4 सीबीडी, ट्रांजिशन जोन, लो क्लास, मीडियम क्लास, कम्यूटर जोन। ठीक है। ये आपकी किसकी थ्योरी है। अब आप ये जो थ्योरी है ना, क्रिटिसिज्म भी हुआ इस थ्योरी का। जो बर्गिस का जो सिद्धांत है उसकी काफी आलोचना हुई है। ठीक है। और जो मुख्य थे वो मिस्टर डेवी थे, मेन क्रिटिक थे मिस्टर डेवी, मुख्य आलोचक थे, जिन्होंने न्यू हेवन की भूमि का उपयोग और अध्ययन किया। तो उसके दौरान इनके सिद्धांत को, यानी कि जब आपके मिस्टर डेवी ये पढ़ रहे थे, ये न्यू हेवन के ऊपर स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने है ना बर्गिस के सिद्धांत को, थ्योरी को अप्लाई करके देखा, तो वो इस न्यू हेवन पे अप्लाई नहीं हुई। इसलिए आपके डेवी ने इस बर्गिस की थ्योरी को की क्या की, क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना की, और इस सिद्धांत को पूरी तरीके से क्या बताया, अनुपयुक्त बताया। ठीक है। ये बेटे यहाँ पे आपकी ये जो थ्योरी है ना ये कंप्लीट होती है। आपका आज में मैंने सेटलमेंट का ना मोस्टली जो काम है वो करा दिया है। अब आपकी दो थ्योरी रह गई। अब आपकी कल, और आपका जो कल है ना, कल आपका सेटलमेंट का हम 1 घंटे में कर देंगे कंप्लीट। उसके बाद 2 दिन हम पॉपुलेशन का करेंगे। ठीक है। उसमें क्या करेंगे हम, कल हमारी दो थ्योरी रहती है छोटी छोटी। अब आपके बर्गिस के बाद एक थ्योरी आई थी होमर होएट की, फिर आपकी न्यूक्लियस थ्योरी आई थी हैरिस एंड उलमान की, वो करेंगे। ठीक है। अब बताओ ये समझ में आ गया। ये जो थ्योरी है ये समझ में आ गई आपको।
अब हमारा ना ओशनोग्राफी का थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, फिर ओहो 1 मिनट बेटे। अब ओशनोग्राफी का ना थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, तो ये पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये ना पता है क्या आपका, ये जो अब आपका एक गैलापागोस रिच है, ये गैलापागोस रिच कहाँ पे है? आपका जो गैलापागोस है ना, एक आइलैंड भी है आपका, ये नॉर्थ अमेरिका है ऐसे। नॉर्थ अमेरिका के यहाँ पे ना एक आइलैंड है गैला, नॉर्थ अमेरिका नहीं, साउथ अमेरिका जो है ना, साउथ अमेरिका के यहाँ पे एक आइलैंड है जिसे बोला जाता है गैलापागोस। और ये इक्वेटर, इक्वेडोर जो कंट्री है ना, उस इक्वेडोर के अंडर आता है, और वहीं पे ये रिज है गैलापागोस रिज, यानी कि एक लंबी कटक्सी है, ठीक है, जो कि आपके ईस्टर्न आइलैंड फ्रैक्चर जोन से गैलापागोस तक मूव हुई। और इसकी दो ब्रांच है, ये दो, एक है आपकी कोकोस रिज, ठीक है, और दूसरी का नाम क्या है? दूसरी का है आपका द न्यूजीलैंड रिज। न्यूजीलैंड आपने कंट्री देख रखी है ना, तो वहां पे जो रिज है उसको बोला जाता है न्यूजीलैंड रिज। और ये आपकी 200 मीटर से 2000 मीटर सी लेवल से नीचे है, ठीक है। उसके बाद आपका हवाईयन राइज है, जहाँ पे आपका हवाईयन आइलैंड है, वहां पे जो है बहुत सारा मैग्मा वगैरह इकट्ठा होके ऐसे एक उभार सा बन गया, उसको बोला जाता है मैग्मा राइज। और ये कहाँ पे है? 35 डिग्री नॉर्थ से 17 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड के बीच में 960 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और ये बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव रिज है पैसिफिक ओशियन में। बस ज्यादा याद नहीं रखना, बस ये नेम याद रखना कि गैलापागोस आपका कोकोस, कोकोस आइलैंड भी है, कोकोस आपकी प्लेट भी है, बताया था ना, ठीक है। उसके बाद ये जो नजका रिज है, ये देखो, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका है। तो यहाँ पे आपकी क्या है? आपका कोकोज प्लेट, और यहाँ पे नजका प्लेट। ये कोकोज है और आपका नजका है, ठीक है, ये है ना। तो यहीं पे आपकी नजका रिज है, यहीं पे कोकोज रिज है। उसके बाद आपका नॉरफॉर्क आइलैंड है, इसमें कैरोलीन सोलोमन आपकी आइलैंड है। ये बस आपको नाम याद रखने हैं। ये जो आपको जोन है, फ्रैक्चर जोन है, इनके नाम ऑलरेडी मैं मैप पे बता चुकी हूँ। और अब आपके लिए ट्रेंच है जो कि पैसिफिक ओशन में, देखो मेरियाना ट्रेंच है, ये आपको याद रखनी है। मेरियाना ट्रेंच की आपकी 11-22 मीटर, लेकिन एवरेज अगर ये दे रखी हो ना एग्जाम में, तो वो भी याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद है टोंगा ट्रेंच, इस मैरियाना के बाद जो टोंगा है उसकी सबसे ज्यादा, फिर फिलिपाइन है, क्यूराइल है, करमेंडेक है, और उसके बाद आपका प्यूर्टो रिको है, साउथ सैंडविच है, पेरू चिली ट्रेंच है, जापान ट्रेंच है। ये सारी आपकी पैसिफिक ओशन की ट्रेंच के नेम है। अब आपको पढ़ना है बॉटम रिलीफ किसका? बस इंडियन ओशन का बॉटम रिलीफ रह गया था हमारा, है ना। तो ये जो इंडियन है, हिंद महासागर, प्रशांत और अटलांटिक महासागर से छोटा है। ये तो आपको पता है कि जो इंडियन ओशन है वो पैसिफिक और अटलांटिक दोनों से क्या है? छोटा है, स्मॉल साइज है। इसकी डेप्थ, एवरेज डेप्थ 4000 मीटर है। और ये आपका जो जो मेजर पार्ट है, आपका जो कोस्टल लैंड है, यानी कोस्टल लैंड यानी कि ये वाला कोस्टल लैंड वो होती है बेटे जो समुद्र से लगती है। तो कोस्टल लैंड का मेजर पार्ट किसकी वजह से बना हुआ है? ब्लॉक माउंटेन की वजह से, ठीक है। गोंडवाना लैंड और
जो आपका गोंडवाना लैंड टेथीज से अलग होके बना, उसकी वजह से ये सब बना है। ठीक है। कुछ आपके मार्जिनल सी यानी कि जो आपके इंडियन ओशियन के साथ लगते हैं, आपका मोजेम्बिक चैनल है, रेड सी है, पर्शियन गल्फ है, अंडमान निकोबार सी है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, आपका श्रीलंका है, और आपके श्रीलंका जो है ना सबसे बिग आइलैंड है। उसके बाद आपके ये कुछ आइलैंड के नाम दे रहे हैं, आपका ये मेडागास्कर भी है, सुकोत्रा है, जंजीबार है। ये आपको याद रखनी है ये आइलैंड के नेम, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा आइलैंड इंडियन ओशन में नहीं है, इनमें से कौन सा आइलैंड इंडियन ओशन का है, इनमें से कौन सा आइलैंड अटलांटिक ओशन का है। आपका कैमरून है, रियूनियन है, सीशेल्स है, प्रिंस एडवर्ड है, क्रोजेट है, करगुलेन है, सेंट पोल है, मोलदीव है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, क्रिसमस है। ये सारे आपके कुछ आइलैंड है इंडियन ओशियन में। और आपका ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यानी कि आपका इंडिया महाद्वीप है, वो इंडियन ओशन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, अरेबियन सी और आपका बे ऑफ बंगाल, दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है। अब ये देखो, आपको जो जो मैंने आपके आइलैंड बताए थे ना, ये देखो, ये रहा आपका लक्षद्वीप, ये आपका रहा मोलदीव, ये रहा आपका सीशेल्स, आपका और कौन सा है, मेडागास्कर है, रीयूनियन है, और आपका कौन सा है, रुक जाओ एक मिनट, और कौन कौन से नेम बताए हैं मैंने, अ, ये करगुलेन आइलैंड है, क्रोजेट आइलैंड है, एम्स्टर्डम आइलैंड है, सेंट पॉल आइलैंड है, और आपका कौन सा है, ये अंडमान निकोबार, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, क्रिसमस आइलैंड है, कोकोज है, ये रहा देखो कोकोज बेसिन, और आपका ठीक है, ये सारे आपको आइलैंड मैंने बता दिए। अब यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, ये सारा छोड़ो, आपके लिए जो मेन चीज है ना वो है ये, और इसको आप नाम डाल लो, क्योंकि ये आपसे सीक्वेंस में पूछा जाता है। ठीक है। सीक्वेंस में आपसे ये जो रिज है ना, इसके नाम पूछे जाते हैं। सबसे पहले ना यहाँ पे देखो, ये आपका ए है, ये आपका बी पार्ट है। इस ए पार्ट का नाम है बेटे सोकोत्रा, चैगोस, रिज। ठीक है। फिर है आपका बी, बी का नाम है आपका ओमान, सॉरी रुक जाओ, बी का है आपका चागोस रिज। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका ये सी पार्ट है, इस सी का नाम है आपका सी शेल्स रिज। अभी रिज में कर रहे हैं हम। उसके बाद है आपका यहाँ पे ये डी पार्ट, इस डी पार्ट का नाम है आपका चागोज सेंट पोल रिज। उसके बाद आपका यहाँ पे ही ई है, इस ई का नाम है आपका एम्स्टरडैम रिज। ठीक है। और ई के बाद है आपका यहाँ पे ये एफ है, इसका नाम है इंडियन अंटार्कटिक रिज। अब एफ के बाद यहाँ पे एक पार्ट निकला हुआ है, इसका नाम है जी, जी का है आपका करगुलेन ग्रास बर्ग रिज। ठीक है। जी के बाद यहाँ पे एक एच है, ये इसको बोला जाता है आपका मेडागास्कर रिज।
ठीक है, ये यहाँ पे भी देख लेते हैं, इसमें दिखा देती हूँ आपको। आपका सबसे पहले ये है आपकी यहाँ पे आपका एक कार्लसबर्ग रिज है, इसको भी याद रखना। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे क्या रही, ये आपकी चागोस रिज है, और ये आपकी क्या है, सोकोत्रा चागोस रिज। उसके बाद फिर यहाँ पे सी कौन सी है, ये सी शेल्स रिज। टी के बाद डी आपका कौन सी है, चागोज सेंट पोल, ये जो है ना चागोज सेंट पोल। उसके बाद फिर यहाँ पे ई है आपका ये एम्स्टरडेम रिज। ठीक है, एम्स्टरडेम के बाद आपका ये है इंडियन अंटार्कटिक रिज, और यहाँ पे ये देखो आपका कौन सा, ये करगुलेन रिज है। करगुलेन रिज के बाद यहाँ पे आपका ये मेडागास्कर रिज है। ठीक है, तो ये रिज के आपको नाम याद रखने हैं। अब ये आपको जो है मैंने नाम बताए हैं, द सेंट्रल रिज और मिड ओशनिक रिज और मिड इंडियन ओशनिक रिज कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, इंडिया के यहाँ से इंडियन पेनिनसुला से लेके आपका अंटार्कटिक जो है वहां तक फैली है। ठीक है बेटे, आपका जो 90 डिग्री ईस्ट आपका है ना, वो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक दूसरे के सहारे अलग होती हैं इस रेखा पे। ठीक है, उसके बाद जो सेंट्रल रीज है ना, और इसकी जो ब्रांचेस है वो सी लेवल से ऊपर है और आइलैंड बने हुए हैं। जो मेन सेंट्रल रीज है ना, वो इंडियन पेनिनसुला से शुरू होती है। उसके बाद कहते हैं, अब इस रिज के दो पार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला है लक्कादीप चागोस रिज, जहां पे लक्षद्वीप है ना, तो लक्षद्वीप के पास इसको लक्कादीप चागोस रिज। ठीक है, इसको मालदीव रिज भी बोलते हैं क्योंकि वहां पे आपका मालदीव आइलैंड है। फिर आगे साउथ की तरफ चलते हैं तो इक्वेटिक की तरफ आपकी आती है चागोज सेंट पोल रिज। यहाँ पे कौन सी है, चागोज सेंट पोल, सॉरी यहाँ पे आते हैं चागोज सेंट पोल, यहाँ पे सी शेल्स है। उसके बाद 1600 किलोमीटर 30 डिग्री से 50 डिग्री साउथ के बीच में आपकी एम्स्टरडेम। एम्स्टरडेम कहाँ पे आती है, ये जो चागोज सेंट पोल है ना, इसके नीचे ये आपकी एम्स्टरडेम आती है। फिर ये जो सेंट्रल रीज है ये बट जाती है 50 डिग्री साउथ लेटीट्यूड के बाद। एक जो ब्रांच होती है वो करगुलेन, ये वाली करगुलेन, और इधर वाली इंडियन अंटार्कटिका रिज की तरफ चली जाती है। उसके बाद सेंट्रल रिज की जो ब्रांच है सोकोत्रा चागोस रिज की, बेटे मैंने बता दी, इस सोकोत्रा चागोस रिज को है ना हम कार्लसबर्ग रिज भी कहते हैं। अभी अभी जो मैंने दिखाई थी, सोकोत्रा को क्या बोलते हैं, कार्लसबर्ग रिज भी बोलते हैं। उसके बाद आपकी सी शेल्स मैंने दिखा दी है, सी शेल्स आपको बताया कहाँ पर है। उसके बाद आपका 90 ईस्ट रिज, ये आपका जो म्यांमार है ना, म्यांमार की एक नदी है इरावदी, इरावदी के माउथ यानी कि जहां पे वो गिरती है वहां से शुरू होती है। और और ये 90 ईस्ट डिग्री ईस्ट जो ये 90 डिग्री ईस्ट के पैरेलल चलती है, लॉन्गिट्यूड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के पैरेलल कहाँ तक, 40 डिग्री साउथ, जहां पे ये एम्स्टरडेम के साथ मिल जाती है 90 डिग्री ईस्ट रीज। ठीक है, बस ये है आपको इंडियन जो आपका इंडियन बॉटम रिलीफ है ना, उसमें बस आपको याद रखना है।
कोई प्रॉब्लम बेटे? अब आप मुझे कोई भी अपने जो है ना डाउट पूछ सकते हो। आपका ना सेटलमेंट का तो कुछ आज हमारा जो ओशनोग्राफी है उसका तो फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और कल हम ओशनोग्राफी का कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? कोरल टॉपिक, कोरल नहीं, ओशनोग्राफी का कौन सा टॉपिक करवाऊं कल मैं आपको? टेम्परेचर। कल हम ओशनोग्राफी का टेम्परेचर टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और आपका जो सेटलमेंट का है वो भी कंप्लीट कर देंगे कल। तो सेटलमेंट यूनिट तो कंप्लीट हो जाएगी, बस आपकी बच जाएगी फिर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को भी 2 से 3 दिन में खत्म कर देंगे। और आपकी जो ये है ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी को तो कल हमारा टेम्परेचर, परसों सैलिनिटी, कोरल टाइड। तो आपके 3 से 4 दिन और लगेंगे, फिर आपकी 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी, है ना। फिर हमारी 4 यूनिट और बच गई, उनमें हम जो है ना मेन मेन जो है टॉपिक पहले वो करेंगे, फिर नवंबर में सारे टॉपिक की रिवीजन मैं आपको करवा दूंगी। बताओ बेटे, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ से ये जो मैंने आपको बताया ना इंडियन ओशन का ये जो सीक्वेंस है रिज का, ये सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है। और आपसे पूछ लेंगे आइलैंड के बारे में कि कौन सा आइलैंड इंडियन ओशन में है, या कौन सा आइलैंड पैसिफिक ओशन आइलैंड है, कौन सा आइलैंड अटलांटिक ओशन आइलैंड है। तो इसकी आपको डीप नॉलेज कब होगी? जब आप अपनी खुद की एटलस को ओपन करोगे, और उस एटलस को ओपन करके ये देखोगे कि कौन सा जो आइलैंड है वो कहाँ पे है, अटलांटिक ओशन में कौन सा है। अपनी एटलस निकालो, एटलस में क्या करो, लाइन लगाओ, एक जगह अटलांटिक, दूसरी जगह क्या लिखो, एक जगह अटलांटिक ओशन लिख दो, दूसरी जगह अटलांटिक, अटलांटिक के बाद लाइन लगा के पैसिफिक, पैसिफिक के बाद इंडियन, और अपनी एटलस ओपन करो। इंडियन ओशन में जो जो आपको आइलैंड दिखते हैं उसके सारे नाम लिख दो, पैसिफिक ओशन में जो जो मेन मेन आइलैंड दिखते हैं उनके नाम लिख दो, और अटलांटिक ओशन में जो जो मेन आइलैंड दिखते हैं उनके नाम लिख दो, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। अब अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई भी डाउट है तो मुझे बता दो, ताकि हम अपना जो टॉपिक है, अच्छा कल ऐसे करते हैं ना पहले हम कि जो हमारा ओशनोग्राफी है 2 दिन में 10 और 11 में हमारे 4 मेन टॉपिक है, 4 से 5 वे कंप्लीट कर देते हैं। और आपकी जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट की 2 थ्योरी है वो कल मैं करवा दूंगी, 2 थ्योरी करवा के बाकी हम किसका पढ़ेंगे, ओशनोग्राफी का ही पढ़ेंगे, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? 2 यूनिट एक साथ चल रही हैं, दोनों अलग अलग है ना, कंफ्यूज तो नहीं होना चाहिए। एक ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, एक आपका इससे फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। बताओ बेटे, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? और मैं आपकी ये जो पीपीटी है इस पीपीटी को मैं अपलोड कर दूंगी आपका इवनिंग तक, जो मतलब 10 साढ़े 10 तक 11 बजे के आसपास मैं इसको अपलोड कर दूंगी। आपकी सेटलमेंट की भी और इसकी भी, दोनों की जो है अपलोड हो जाएगी। अब हम पहले जो है ना मेन मेन टॉपिक पढ़ते हैं। आपका कोरल का टॉपिक मैं करवा दूंगी, टाइड टॉपिक हम करेंगे, टेम्परेचर, सैलिनिटी, ये मेन टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आते हैं ओशनोग्राफी से। और सेटलमेंट का जो अभी मेन है वो 2 क्लास में रहता है, वो तब होगा। जल्दी बोलो बेटे, सब क्लियर है? नहीं फिर हम कल क्लास करेंगे, आज की जो क्लास है वो कंप्लीट हो गई है हमारी, अब कल मिलते हैं। अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा ना कि हाँ मुझे ये करवाना है, तो जब हम पीवाईक्यू करेंगे ना तो तब मैं करवा दूंगी। अभी जो मेन मेन टॉपिक लग रहे हैं ना, हम वो मेन मेन टॉपिक कर देंगे, बाकी के जो टॉपिक है ना वो हम बाद में कर लेंगे।
ठीक है। आपको पता है नवंबर हमारे लिए बहुत ही अच्छा मंथ है। उस मंथ में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, पीवाईक्यू के साथ क्वेश्चन सोल्व करेंगे ताकि आपको पता चल जाए। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि ये पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन आया हुआ है और मैंने वो टॉपिक नहीं करवाया, तो पहले मैं वो टॉपिक लगाऊंगी और फिर आपको वो पीवाईक्यू समझाऊंगी। ठीक है। ठीक है, तो बेटे फिर मिलते हैं कल। कल सेम टाइम पे आपकी क्लास रहेगी, 6 बजे आपकी क्लास रहेगी। और दूसरी क्लास आप हम दोनों 8 बजे मैं क्लास नहीं करना चाहती हूँ। कल मैं आपकी एक क्लास है ना दिन में ही ले लूंगी। ओके, और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी क्लास कब है, तो सब क्लास उसी टाइम पे ले लेना। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अच्छे से हार्ड वर्क करो और अपना जेआरएफ क्लियर करो। थैंक यू सो मच।